हम आप लोगों को इस बैच में इस सप्ताह में गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में आपको संख्या पद्धति चैप्टर हमने शुरू किया है, जिसमें संख्याओं के जो प्रकार हैं इनके बारे में हमने बतलाया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने आप लोगों के बीच विभाज्यता के नियम की जो है चर्चा की। साथ ही साथ हमने आप लोगों से कहा था कि 1 से 40 तक का जो वर्ग है और 1 से 20 तक का जो घन है, इनको कंप्लीट करके रखना है। तो आप लोग इतना कर चुके होंगे, ऐसा हमको लगता है। अब आगे इस चैप्टर को समझने के लिए और कुछ जो बेसिक बातें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। और इस क्रम में अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले इकाई का जो अंक है उनका निर्धारण करने के लिए बताऊंगा। इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक आपको निर्धारित करने का दो तरीका है। यदि आपको x पर पावर n का x पर पावर n के इकाई का अंक x पर पावर n के इकाई का अंक निर्धारित करना हो, ठीक है, x पर पावर n के इकाई का अंक निर्धारित करना हो तो आप क्या करते हैं, जनरली n में 4 से भागा देते हैं और यदि शेषफल जो आता है ना, उस शेषफल को आप x के पावर में लिख देते हैं। तब जो आपको अंक नजर आता है वही इकाई का अंक होता है। यदि इसको आप इस तरह से याद नहीं रखना चाहे तो थोड़ा सा आपको मैं बतला रहा हूं। आप यह याद रखिए कि 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, उसके बाद 5 पर पावर n, 6 पर पावर n, 10 10 को छोड़िए, 0 1 5 6, 0 पर पावर यदि n हो, 0 पर पावर n हो, एक सेकंड, 0 पर पावर n हो तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। 1 पर पावर n हो तो इकाई का अंक 1 आता है। उसके बाद 5 पर पावर n हो तो इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। 6 पर पावर n हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। जैसे कि 5 पर पावर 1 5 हुआ, 5 पर पावर 2 25 हुआ, 5 पर पावर 3 125 हुआ। तो 5 पर कुछ भी पावर में रहे, जो हमको संख्या मिलेगी उसके इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। 6 पर कुछ भी पावर में रहे, जो हमको कैलकुलेशन के बाद संख्या मिलेगी उसके इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये तो हो गया 0 1 5 और 8 6 का नियम, ठीक है। इसके बाद 4 पर पावर n और 9 पर पावर n में, ठीक है, यदि 4 पर पावर n में n रहे विषम तो इकाई का अंक होता है 4। यदि n रहे सम
तो इकाई का अंक होता है 6। आप इसको देख सकते हैं, जैसे 4 पर पावर 1 तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। 4 पर पावर 2 16 है तो इकाई का अंक क्या है, 6। 4 पर पावर 3 64 तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। 4 पर पावर 4 तो ये हो जाएगा 256, उसके इकाई का अंक 6। यानी 4 पर यदि पावर में विषम रहे तो इकाई का अंक 4 होता है, और 4 पर पावर में सम रहे तो इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। 9 पर यदि पावर विषम रहे तो इकाई का अंक आपको 9 आता है, और 9 पर पावर जो है वह सम रहे तो इकाई का अंक जो है वह 1 आता है। तो 4 9 0 1 5 6 इनको दिमाग में याद रखना काफी आसान है। तो 4 2 6 गो संख्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 पर पावर n है, 8 पर पावर n है, 3 पर पावर n है, और 7 पर पावर n है। ठीक है, तब जो है इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो इनका जो तरीका है वह है कि हम n में 4 से भागा देंगे। n में जो पावर है उसमें 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 4 से भाग देने के बाद शेष जो भी बचता है, मान लेते हैं शेष m बचता है, यानी पावर में 4 से भागा देने पर शेष यदि m बचे तो 2 पर पावर n की स्थिति में, 2 पर पावर n की स्थिति में, ठीक है, शेष यदि आपको m बच रहा है तो 2 पर पावर m का जो मान होगा उसको 6 से गुना कर देंगे। इसमें भी आपको जो आपको बचेगा शेष तो उसमें 6 से गुना कर देंगे, और ये दोनों में कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा उसको 1 से गुना करेंगे तो आपको 3 पर पावर m या 7 पर पावर m होगा। रुकिए 1 सेकंड। देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि सर n और m क्या है, ये मैं बता रहा हूं। ये तो नियम लिखे तो आपको इतना बड़ा ये दिख रहा है, लेकिन इतना यह कठिन नहीं है। जैसे कि आपको 567 पर पावर 1003 के इकाई का अंक बताना है। किसका इकाई का अंक बताना है, 567 पर पावर 1003 के इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखिएगा कि इसके इकाई का अंक क्या है,
7 है। तो आप इस सब को दिमाग से हटा दीजिएगा। 7 पर पावर 1003 के इकाई का जो अंक होगा वही आंसर होगा। तो 3 और 7 के लिए है कि जो पावर n है उसमें हम हमेशा 4 से भागा देंगे। ठीक है, तो ये जो पावर है इसमें 1003, इसमें 4 से आप भागा दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 पर उतरा 0, 4 पंचे 20, कट के यहां से 3 आएगा, यहां 0 हो जाएगा। भागा सबको आता होगा। तो पावर में जो आप 4 से भागा दिए तो आपका शेषफल कितना आया? 3 आया। अब आपको ये जो इकाई का अंक 7 है उसके पावर में जो शेष आया उसको कर देना है। तो 7 पर पावर क्या हो गया? 3। अब 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 सतह 49 सतह 343 होता है। इसके इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो यही 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 567 पर पावर 1003 के इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कहीं पर 23 पर पावर 17 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, फोनो जो है ना वाह, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। बेबी लोका है ये पापा गई दोनों के साथ कैसे सुताएंगे रे? हद करती है माई को, दक्सी लग। हाँ, तो जैसे कि 23 पर पावर 17 का आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें जो पावर है ये 17, यही हुआ n का मान। ठीक है, जो पावर में है वही हुआ n का मान। तो 23 पर पावर 17 है ना, तो आपको देखना है इसमें इकाई स्थान पर 3 है, 3 पर पावर 17 हुआ ना। तो वो पावर जो n है उसमें आपको, ठीक है, 4 से भागा देना है। तो 17 में यदि आप 4 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो 4 चौके 16, कितना बचा? 1 बचा। तो आप जो है 3 पर पावर 1 लिख लीजिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। यही 3 इसके इकाई का अंक हो जाएगा। 23 पर पावर 17 के इकाई का अंक हो जाएगा। वो एन एम नए दिमाग में रहता है तो दिमाग से उसको हटा ही दीजिए। यदि ई भी रूल नहीं याद रहता है तो इनको भी हटा दीजिए, सीधा 4 से भागा दीजिए। जो संख्या है
उसके पावर में शेषफल को लिख दीजिए, जो बाद बाकी बच गया वही आपका आंसर होगा। इतना तो कर सकते हैं ना। जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैसे कल फ्रेश पीडीएफ मैं बना करके दे रहा हूं आप लोगों को। अब देखते हैं, आपको दे 2 3 5 7 6 पर पावर 155। अब इसका दो तरीका है। एक तो नियम यदि पीछे वाला आपको याद है तो आप देखिएगा कि 6 पर पावर कुछ भी रहे तो हमेशा 6 होता है। 6 पर पावर 1 तो 6, 6 पर पावर 2 तो 36, तो भी इकाई का अंक 6, 6 पर पावर 3 तो 216, तो भी इकाई का अंक 6 न। तो यदि आपको ये याद है तब तो आप सीधा जो है कहिएगा कि 6 पर पावर है 155, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा 6। आपको इसमें 4 से भागा भी नहीं देना पड़ेगा यदि वो चीज याद है। और जब वो चीज न है याद तब 4 से क्या कीजिए 155 में भागा दीजिए। ठीक है, 4 तिया 12, 3 पौतरा 5, 4 8 32, आपका शेषफल 3 आया तो 6 पर पावर 3 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 216। तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। आप 4 से भागा दे करके भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 का अपना स्पेशल रूल है कि कुछ भी पावर रहे हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। और यदि स्पेशल रूल आप नहीं याद करना चाहते हैं तो ई रूल सब में लागू होता है कि 4 से भागा दीजिए, जो शेषफल आ गया उसको उस पर बैठा दीजिए, उसका जो इकाई का अंक होगा वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। समझे इस चीज को। यदि किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ये न है कि कल ही एग्जाम है। राजेश सर आपको दिक्कत है? जैसे और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आपको कहीं पर 132 पर पावर 237 के इकाई का अंक निकालना हो। ठीक है, तो और कोई रूल यदि याद नहीं है तो सीधा 237 में 4 से भागा दे दीजिए। 4 पंचा 20, 3 पौतरा 7, 4 नमा 36, आपका शेषफल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये जो 2 है उसके पावर में 1 लिख दीजिए, तो क्या आएगा 2 आएगा। वही 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एक तो ये चीज हो गया इकाई अंक निकालने के लिए। आगे मैं प्रश्न सब भी बनाऊंगा। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए और अलजेब्रा की कुछ फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, एपी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जो नॉलेज होना चाहिए पहले उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइनस प्लस का नॉलेज आप लोगों का बिल्कुल ओके होगा सबका। जैसे कहीं पर -8 + 10 है तो 8 कर्ज है 10 आमदनी है, तो आपको कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। 8 टका कर्जा 10 टका आमदनी, तो 2 टका बच जाएगा। यदि आपको -10 + 8 रहे तब
यहां 10 कर्ज है, 8 आमदनी है, तो -2 हो जाएगा। यदि आपको -10 + 7 -3 + 4 रहे तो आमदनी एक साथ देखना है, 7 4 11, 10 कर्जा 3 कर्जा, तो दोनों कर्जा है, तो कर्जा हो गया 13, आमदनी हो गया 7 4 11, 13 कर्जा है, तो 2 टका आपको कर्जे न बच जाएगा, तो ये क्या होगा, -2 होगा। अब कहीं पर -10 -8 -7 रहे तो तीनों आपको कर्ज है, तो -10 -8 -7 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, तीनों कर्जा आपस में जुट जाएगा। अब कहीं पर -8 माइनस इंटू -5 रहे तब क्या होगा, तो -8 माइनस माइनस मीन के प्लस होता है, +5, तो अब 8 कर्ज है, 5 आमदनी है, तो -3 हो जाएगा। इसमें कुछ लोगों को हो रहा होगा कि सर ये क्या बच्चा वाला चीज बता रहे हैं। देखिए, आप इस समूह में अभी जितने भी लोग हैं तो सबका मैथ सब तरह का होगा, तो हम एक बार इसलिए याद दिला देते हैं कि जिनके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा उनका भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद गुना में आपको जो है, जैसे -10 गुना -5 है, तो गुना में माइनस माइनस प्लस 10 पंचे 50, सीधा ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा, -4 + -3, बताइए इसका मान कितना होगा, ये आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। -4 है, दोनों बगल सीधा लकीर खड़ा कर दिए, बिल्कुल 7 होगा। इसको आपको यदि बड़ा सीधा सीधा लकीर खड़ा रहे न, सीधा सीधा लकीर, तो इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान। क्या होता है, निरपेक्ष मान। तब वो जो बाहर निकलता है तो ये माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा, तो आपको इससे बाहर क्या निकलेगा, 4, और इससे भी बाहर क्या निकलेगा, 3, तो 4 3 कितना होगा, 7। जब ये खरा खरी लकीर रहे तो इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान, तब उसके अंदर जो चिन्ह है उस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका वैल्यू 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब वही मान लेते हैं बड़ी कोष्ट में रहे, -4 -6 -3 रहे, ऐसे करके रहे, तो बड़ी कोष्ट है, सीधा लकीर न है कि चिन्ह को हटा दीजिएगा। इसमें जो है -4, छोटी कोष्ट के अंदर 6 में से 3 गया 3, तो -3, बड़ी कोष्ट ये घेरा हुआ है, -4 -3 -7, इसमें बड़ी कोष्ट है, चूंकि वो निरपेक्ष मान वाली बात नहीं है इसीलिए इसमें चिन्ह नहीं हटेगा। यदि आपको माइनस कोई संख्या है, दोनों बगल सीधा सीधा खरा लाठी खींचा हुआ रहे, तो उसका मतलब उसका वो चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये बेसिक चीज था, हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मैथ बेसिक में थोड़ा सा हम लोग बीजीय पद को समझ लेते हैं, जिससे आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। बीजीय पद किसको कहा जाता है गणित में, तो एक अचर पद और एक चर पद,
अचर और चर पद का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजीय पद कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम बीजीय पद कहते हैं। अचर पद कौन है आपको? तो कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो संख्या है, वास्तविक संख्या, वो आपको अचर पद है। जैसे 1, 2, 7, -5, 1/2, कोई भी संख्या है, नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं? गणित में अचर पद कहते हैं, क्योंकि उसका मान नहीं बदलता है। और आपको अल्फाबेट जो है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, गणित में इसको चर पद कहा जाता है। ABCD XYZ आदि, क्योंकि इस सब का अपना कोई मान नहीं होता, ये मान चेंज होते रहता है। इस सवाल में x का मान 5 निकलेगा तो अगले सवाल में x का मान 6 निकलेगा, तो वो क्या कहलाता है? चर पद। और कोई भी जो संख्या है उसको अचर पद कहते हैं। जब अचर और चर आपस में मिलते हैं तब उसको बीजीय पद कहा जाता है। जैसे 7XY, ये बीजीय पद है, जिसमें 7 जो है अचर है और XY जो है क्या है? चर है। तो बीजीय पद किसको कहते हैं? अचर और चर पदों को के गुणनफल को हम बीजीय पद कहते हैं। अब बीजीय में एक कंसेप्ट और समझना है, सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद किसको कहते हैं? तो यदि चर पद और घात, चर पद और उनके घात दोनों बराबर हो, चर पद और उनके घात दोनों बराबर हो, तो वह सजातीय कहलाता है। अन्यथा विजातीय। चर पद और उसके घात दोनों बराबर हो तब उसको सजातीय कहते हैं, और नहीं तो क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, ले लीजिए। अब जैसे देखिए 4XY है और 4x² है। आपसे हम प्रश्न करें कि यह सजातीय है कि विजातीय है, तो आप इसमें देख रहे हैं XY है, इसमें क्या है? x² है। अचर को तो देखना नहीं है, केवल चर को देखना है। तो चर में इसमें XY है और उसमें x² है, तो चर पद तो सेम है XY, लेकिन घात सेम नहीं है चर पद का। इसमें x1 है, उसमें x2 है। तो जब तक चर पद और उनके घात दोनों बराबर नहीं हो तब तक उसको सजातीय पद नहीं कहेंगे। तो ये आपस में कैसा पद हो जाएगा? आपको विजातीय पद कहलाएगा ना। वहीं 2a² है, -3a² है। तो अचर हमको नहीं देखना है, चर को देखना है, दोनों में a² है, तो इसलिए ये आपस में क्या कहलाएगा? सजातीय कहलाता है। ठीक है। तो विजातीय कब, सजातीय कब कहलाएगा? जब दो बीजीय पदों में उपस्थित चर पद और उनके घात दोनों बराबर हो तब वह सजातीय कहलाएगा।
नहीं तो वह विजातीय कहलाएगा। अब देखिए, ध्यान रखना है कि जोड़ घटाव जो है वह केवल सजातीय में होता है, केवल अचर पदों का होता है। जोड़ घटाव जो है केवल सजातीय में होता है और केवल अचर पद में होता है, जबकि गुणा भाग आपको सजातीय विजातीय सब में होता है। ठीक है, सजातीय विजातीय सब में। गुणा भाग जो होता है वह चर अचर दोनों का होता है। ठीक है, आपसे हम पूछे कि 4x प्लस 4y को जोड़ करके कितना होगा, तो बताइए 4x प्लस 4y को जोड़ेंगे तो कितना होगा? रानी प्रियंका कर रही है 8xy, रुचि भी 8xy, राजेश जी भी 8xy, मनोज कुमार मंडन जी भी -28xy। और भी लोग बताइए। डोली सेम, दीपक कुमार जी भी 8xy। और भी लोगों का थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। चलिए, यही चीज क्लियर करने के लिए मैं ये बता रहा था। मैंने बताया जोड़ घटाव जो है केवल सजातीय में होता है। तो यहाँ 4x है, यहाँ 4y है, क्या यह सजातीय पद है? 4x और 4y सजातीय है? यस या नो? नहीं है। सजातीय कब होता है? जब उसके चर पद और घात दोनों बराबर हो। तो उसमें x है, इसमें y है, तो चर पद तो बराबर है ही नहीं, तो ये सजातीय नहीं है। जब सजातीय नहीं है तो इसको आप जोड़ भी नहीं सकते हैं, ये जैसे का तैसे रहेगा। आप जबरदस्ती 4x 4y को जोड़ के 8xy नहीं बना सकते, क्योंकि जोड़ घटाव हमेशा किस में होगा? सजातीय में होगा। ठीक है, लेकिन गुणा भाग जो है उसमें हमको सजातीय विजातीय से लेना देना नहीं है। जैसे 4x गुना 4y है, तो अचर का अचर से गुना कर दीजिए, चर का चर से, 4 चौके 16xy हो जाएगा। गुना भाग जो है सजातीय विजातीय सबके बीच होता है। अब गुना भाग में चर अचर दोनों भाग लेते हैं, लेकिन जोड़ घटाव जो है वह केवल सजातीय पद के बीच ही होता है। ठीक है, जैसे 9x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर y, तो अब देखते हैं कि ये सजातीय है या नहीं। तो दोनों में x स्क्वायर y है, तो ये आपको सजातीय है। जब सजातीय है तो जोड़ घटाव हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव में केवल अचर को जोड़ा या घटाया जाता है, चर को जैसे का तैसे लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर y, 9 में से 3 जाएगा, क्या होगा? 6। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर y। स्क्रीनशॉट लेना हो
ले लीजिए। देखिए मैथ से जो लोग भागते हैं इसी कारण से कि जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो यदि माइंड में क्लियर नहीं बैठा हुआ है तो उसके कारण सवाल हम ट्रिक वाला सवाल 10 ठो अपने सहूलियत के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, तो और जो अदर टीचर पढ़ाते हैं 10 गो ट्रिक वाला सवाल जो है बता दिए। जो सामने पढ़ने वाला है वो पूरा खुश है कि सर तो घंटों का काम मिनटों में कर दिए, मुट्ठी का काम चुटकियों में कर दिए। लेकिन वो चुटकी जो है आपको काम नहीं करता है कहां पर, तो बीपीएससी जैसे एग्जाम में जहां पर क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस पूछा जाता है, संकल्पना आधारित पूछा जाता है। रानी प्रियंका 4x + 4y सेम एज टू एज मतलब सेम टू सेम जैसा है वो इसमें उतर जाएगा, उसके बीच आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से बहुत आप 4 कॉमन लेकर के, दोनों में 4 गुना में है तो कॉमन ले लीजिए, इंटू x + y लिख सकते हैं, नहीं तो और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यहां पर आपको हम कह रहे हैं सरलतम रूप में लिखे, ठीक है, AQ + AB² + BQ + 2AB सॉरी 2A² + 2AB², इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। सरलतम रूप में इसको क्या करना है, लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब है कि इसमें जो जो सजातीय है उसको आपस में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ AQ है, AQ जैसा तो कोई पद है ही नहीं, AB² वाला 2 गो पद है, ये और ये, तो इस AB² के कुछ आगे में नहीं है तो +1 है, इस AB² के आगे में +2 है, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगा, 2 1 3 AB²। इसी तरह A² B वाला नहीं लिखे हैं, भी आपको 2 गो पद है, एक 2A² B, एक A² B, दोनों सजातीय है, इसमें +2 है आगे में, उसमें +1 है, तो 3A² B + BQ। यानी यह हमेशा दिमाग में रखना है कि जोड़ घटाव केवल सजातीय में होगा और उसमें केवल अचर पद, अचर माने संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा, चर को जैसे का तैसे ही लिख दिया जाएगा। और गुना भाग में ये सब नहीं देखा जाता, गुना भाग जो है सजातीय विजातीय सभी प्रकार के पदों के बीच होती है और इसमें चर के साथ साथ अचर का भी गुना और भाग होता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए इस चैप्टर को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला को याद करने की जरूरत होगी। अलजेब्रिक फॉर्मूला तो बहुतों है, सैकड़ों में है, लेकिन जिनका आपको बार बार उपयोग होगा और जो याद रखना काफी जरूरी है, केवल उसी को हम यहां पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। एक A + B का होल स्क्वायर, सबको पता होगा कि A² + B² + 2AB, इस 2AB को आप बीच में भी लिख सकते हैं, A² + 2AB + B² भी लिख सकते हैं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि पूछा जाए तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। किसके लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पांचवा सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 गो हो गया। सातवां ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो वह हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आठवां ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाइएगा तो यह हो जाता है 4ab। ठीक है। नौवां यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है। 10वां ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मात्र ये 10 फॉर्मूला तो किताब में आपको अलजेब्रा का 50 ठो मिल जाएगा और हम भी 50 फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मात्र यही 10 फॉर्मूला जरूरी है और इसी 10 फॉर्मूला पर आपको जहां भी सवाल मिलने का होगा वो मिल जाएगा। तो ज्यादा याद रहता भी नहीं है, तो 10 फॉर्मूला कमजोर तेज सब याद कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन उतना बताएंगे तो फिर जो हमको पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो ये 10 फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इन 10 को याद रखना है। बोर्ड को थोड़ा छोटा कीजिए। ठीक है। ओके ओके। और मैं भी सामने से हट जाता हूं तो आप लोग देख पाइएगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वह ले लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। और इतना चीज आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। कल से मैथ के साथ साथ जीएस का भी एक टॉपिक लगातार लेकर के चलेंगे।
समय अभी पर्याप्त है हम लोगों के पास तैयारी के लिए, कम से कम जो है 7-8 महीना जरूर है। तो एकदम जॉनी मूड में हम लोग तैयारी करते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।